स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस में। आज हम मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आप देखें, आप जब सेंसस देखेंगे 2011 का, तो आप पाएंगे कि लगभग 75% जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, वो गांवों के अंदर रहती है, विलेज एरियाज में रहती है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 54,900 के अप्रोक्स जो है गांव पाए जाते हैं। सेंसेक्स बताता है ये हमें 2011 का। तो जहां की 75% जो आबादी है वो गांवों में रहती हो, और इतनी बड़ी संख्या में जहां गांव हो, तो निश्चित तौर पे ग्रामीण विकास इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य साधन होता है, जो जहां से आर्थिक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है, वो कृषि हो जाती है। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में हमें दिखाई देता है, और उसकी ज्यादातर जो जनसंख्या है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। इसलिए जो चैप्टर नंबर 4 है मध्य प्रदेश का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना केवल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बल्कि आपकी मध्य प्रदेश को लेकर समझ बनाने के दृष्टिकोण से भी, समग्र समझ बनाने के। इसलिए ये सारे चैप्टरों में, ये चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है। इसमें लगभग 100 से 150 पेज, 150 तो नहीं लेकिन 100 के आसपास जो पेज है उसमें इसी चैप्टर को डेडिकेटेड है। इस आप इकोनॉमिक सर्वे के पूरे डॉक्यूमेंट में देखें तो, है ना। तो आप समझ रहे हो इसके इंपॉर्टेंस को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन से सब चैप्टर पढ़ने हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में आपको कृषि एवं ग्रामीण विकास पढ़ना है। उसके अंदर पहली चीज जो आपको पढ़ना है वो मौसम की स्थिति को पढ़ना है, कि मध्य प्रदेश में मौसम की क्या स्थिति रहती है, इसको हमें देखना है। क्योंकि मौसम की स्थिति से ही कृषि का विकास सुनिश्चित हो सकता है, या कृषि की स्थिति को हम जान सकते हैं, और कृषि के विकास से ही ग्रामों का विकास सुनिश्चित हो सकता है ना। इसलिए मौसम की स्थिति को देखना है। फिर फसल उत्पादन को देखना है कि मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, क्रॉप पैटर्न क्या क्या है। उसके बाद हमें ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, ये योजनाओं से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि के संबंध में योजनाएं कौन कौन सी हैं, इसमें नई पुरानी सभी योजनाओं को देखना है। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि के संबंध में चलाई जा रही योजनाएं कौन कौन सी है, इसमें हमें सारी चीजों को देखना है। इसके बाद कृषि के क्षेत्र में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा ई नेम, ई मंडी जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, है ना। इसके बाद आपने देखा सॉइल परीक्षण के लिए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आप रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट के माध्यम से जमीन के अंदर किस प्रकार की फसलें किस क्षेत्र में उगाई जानी चाहिए, ये जो है जानकारी किसानों तक उपलब्ध कराई जा रही है। मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है रडार सिस्टम के माध्यम से। तो कृषि के क्षेत्र में जो जो तकनीकें हैं उन सबको हमें देखना है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी का मध्य प्रदेश में क्या योगदान है, कौन कौन सी विशेष रूप से उद्यानिकी फसलें मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं, इनको हम देखेंगे। मध्य प्रदेश का राज्य विपणन बोर्ड जो है ना, उसको हम देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में पशुपालन की स्थिति को हमें पढ़ना है। पशुपालन की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, कौन से पशु जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, इन सब की हम चर्चा करेंगे। खाद्य और आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति की चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में खाद्य और आपूर्ति का डेफिशिएट तो नहीं है, कहीं खाद्य आपूर्ति सरप्लस में है या डेफिशिएट में है ना। इन सब चीजों की कैसे आपूर्ति होती है, कितना हम इसमें इंपोर्ट कर देते हैं, उन सब चीजों को भी हमें थोड़ा बहुत इसमें देखना होगा। इसके अलावा देखें कि मत्स्य विकास जो है मध्य प्रदेश में, इसको की हमें चर्चा करनी है। मत्स्य विकास एक बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर हमें आज दिखाई दे रहा है, जिस पर सरकार काफी फोकस कर रही है। तो मत्स्य विकास के संबंध में हमें स्टडी करनी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और फिर अल्टीमेटली ग्रामीण विकास को देखना है ना। तो इन सब चैप्टर को हमें चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जो है मध्य प्रदेश की मौसम की स्थिति को बताता है। तो मध्य प्रदेश की मौसम की स्थिति में आपको विशेष रूप से याद रखनी है 2-3 चीजें, कि मध्य प्रदेश में सामान्यतः जो मानसून है वो जून से लेकर सितंबर के महीने तक रहता है। ये प्रीलिम्स में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और मींस में आप जब भी आंसर लिखें तो इस पर जोड़ दीजिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी बात की गई है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा का डेटा आपको याद रखना है, जो है 930.9 मिलीमीटर। इतनी मध्य प्रदेश की एवरेज वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। लेकिन 2022 में देखें तो
जो वर्षा है वो 1131 मिलीमीटर हो गई, एकदम से 2022 में बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, जो पिछले सालों की औसत वर्षा की तुलना में लगभग 22% अधिक थी। ये 2022 की बात कर रहे हैं। लेकिन 2023 में फिर से वर्षा जो है कम हो जाती है। तो 2023 की अवधि की यहां बात की गई है, 2023 की अवधि की बात की गई है, और 2023 की अवधि में जो कुल वार्षिक वर्षा थी वो 935 मिलीमीटर थी। और हमारी मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 930.9 मिलीमीटर है। तो मतलब औसत से तो अधिक वर्षा हुई 2023 में भी। कितनी? 1% ज्यादा वर्षा हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वर्षा के संबंध में मध्य प्रदेश में आपको याद रखनी है मोटा मोटी। यहां एक चार्ट बनाया है, यहां जून का महीना है, तो जून के महीने में 2020, 21, 22 और 23 की अगर बात करें तो ये बताया गया है कि जून के महीने में 2022 में कम वर्षा हुई थी, लेकिन 23 में उससे ज्यादा वर्षा हुई। लेकिन जुलाई के महीने में देखें तो 2022 में ज्यादा वर्षा हुई, 23 में कम हुई। हम अगस्त के महीने में देखें तो 2022 में काफी ज्यादा वर्षा हुई थी, जबकि 23 में उतनी वर्षा नहीं हुई। और ऐसे ही सितंबर के महीने में देखें तो 2022 में 23 की तुलना में जो है ज्यादा वर्षा हमें दिखाई दे रही है ना। तो ये चार्ट मोटा मोटी इस तरीके की चीजें बातें करता है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जून से जब जुलाई की तरफ बढ़ते हैं सामान्यतः, तो हमें वर्षा जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वो सितंबर के महीने में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है? सितंबर के महीने में होती है। उससे कम कब होती है? अगस्त में होती है। उससे कम होती है जुलाई में, और उससे कम होती है जून में। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली चीज देखिए क्या है। अब मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन की बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में जो है एक कृषि प्रधान देश है, आपको पता है, और विविधताओं से भरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में विविध प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं। जहां मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो, वहां वर्षा का वितरण भी क्षेत्रवार अलग अलग है। तो क्षेत्रवार वर्षा के वितरण के अंतर के कारण भी यहाँ फसलों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, यहां मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को देखें तो गेहूं है, धान है, मक्का है, सोयाबीन है, दाल है। सोयाबीन तो बहुत बड़ी मात्रा में उगता है, इसी के नाम पर मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। फिर तिलहन है, कपास है और गन्ना है, ये इसकी मुख्य फसलें हैं। देखिए यहां लिखा है राज्य की जलवायु और मिट्टी की स्थिति सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए मध्य प्रदेश प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बागवानी फसलों के रूप में देखें तो आप संतरे, अमरूद और केले जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो फसलों के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि देखी गई मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो 2022-23 में 48,000 हेक्टेयर से बढ़ के जो है 23-24 में 30,246 हेक्टेयर हो गई है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो फसल उगाई जा रही थी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो उसके क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हुई है तो निश्चित तौर पर उत्पादन में भी वृद्धि हुई होगी, ऐसी हम संभावना एक लगा सकते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का 2022-23 में उत्पादन था वो 72,228 टन था, जो 72,371 टन हो गया है। ठीक है, अनाज के उत्पादन में ये बात कर रहा है कि 1.91% की कमी आई है अनाज में, लेकिन दलहन की फसलों में, दालों में जो है 42.62% की जबरदस्त ग्रोथ पकड़ी है। किसने? दालों ने। तो अनाज के उत्पादन में थोड़ी सी कमी आई है 1.91% की, लेकिन दालों के उत्पादन में 42.62% की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं तिलहन फसलों की बात करें तो 7.32% की वृद्धि हमें तिलहन फसलों में देखी गई है। तो कुल मिलाकर 2023-24 की बात कर रहा है और ये कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में कुल मिलाकर 0.20% की हमने वृद्धि की है, जो कृषि उत्पादन की सकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। तो कुल मिलाकर हमें एक वृद्धि देखने को मिलती है ना। ये सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ट्रेंड को समझते रहिएगा, ट्रेंड क्या कर रहा है ना। अब देखिए अनाज के बारे में बात कर रहा है, तो अनाज में धान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अनाज में तीन तरीके की मुख्य फसलों को रखते हैं हम, एक धान होता है, एक मक्का होता है और एक गेहूं होता है। तो तीनों की बात की है यहाँ पे। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ये हेक्टेयर वाइज हम नहीं देखेंगे उत्पादन को, हम उत्पादन को टन के उसमें देखेंगे, है ना। मतलब हेक्टेयर वाइज आवरण के हिसाब से कि कितने क्षेत्र में बोया गया
उससे हमें मतलब कम है, कितना उत्पादन हुआ उससे हमें ज्यादा मतलब है। ठीक है, तो धान के क्षेत्र की बात करें तो 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में धान के में जो है क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, ठीक है, और उत्पादन में भी लगभग वृद्धि हुई है। तो धान के क्षेत्रफल में देखें तो 4.44% की वृद्धि हुई है, और उसके उत्पादन में देखें तो 4.41% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, धान के बारे में ये जानकारी है अनाज में, है ना। ये जो चार्ट है ये, इसमें आपको विशेष तौर पर धान, मक्का और गेहूं के बारे में जानकारी मिलती है, पर इससे नहीं, मैं आपको जो है यह मक्के के बारे में जानकारी है, ठीक है, कि मक्के में भी वृद्धि हुई है, और गेहूं के बारे में जानकारी कि गेहूं में भी वृद्धि हुई है। इसको हम सबको चार्ट में देख लेते हैं। इस चार्ट में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी हमें, है ना, क्लियर हो जाएगी। जो वहां लिखा हुआ है वो आपको यहां मिल जाएगा। इसकी मैं टेलीग्राम जो लिंक है वो आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस पीपीटी की। तो इस पीपीटी को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो काम की चीजें हैं वो आपको मैं हाईलाइट कराता चलता हूँ, है ना। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक में जो है इसमें डाल दूंगा, आपके वीडियो के लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि धान की खेती की बात करें तो 2023-24 और 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20 की तुलना करें तो धान की खेती का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। हाँ? गेहूं के प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आई है ना, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी कमी आई है। और मक्का की बात करें तो मक्का का जो उत्पादन है वो लगभग हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ 4621 है, यहाँ 4933 है ना, थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटी बात करें कि गेहूं के उत्पादन में थोड़ी हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मक्का का और धान का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में बढ़ा है। दालों की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि दालों में जो है बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। दालों में अगर क्षेत्रफल में बात करें तो पिछली बार जहां मध्य प्रदेश के में जहां दालें लग रही थी उससे 31.35% ज्यादा क्षेत्रफल में अब दालें लगाई गई हैं, और उसका उत्पादन देखिए आप 42.62% जो उत्पादन बढ़ा है, मतलब क्षेत्रफल की तुलना में उत्पादन ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दलहन की फसलें हैं, दालें हैं, उनका उत्पादन अनाज वाली फसलों की तुलना में हमें थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। यह हम चना की बात करेंगे, जो येलो से दिखाया है, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर और मटर, ये मुख्य रूप से दलहनी फसलें हैं, है ना। तो इनको भी हम जो है हम उत्पादन के कंटेक्स्ट में देखते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना। तो आप देखें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो किस चीज का हो रहा है, मट अरहर, नहीं, कुल उत्पादन दिखाया गया है इसमें तो, है ना। ये अरहर का उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में होता है। चना ज्यादा होता होगा, ये मूंग है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो वो क्लियर मुझे विजिबिलिटी नहीं है ना। तो ये जो है बात कर रहा है अरहर की, ठीक है, अरहर, ठीक है, ये है चना लो से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो उगाई जाने वाली फसल है दलहन में देखें तो वो चना है। ठीक है, ये ओवरऑल है, ये देखेंगे आप, ओवरऑल है, जो बड़े बड़े टावर आपको दिख रहा है ये ओवरऑल उत्पादन की बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो है वो चना की बात कर रहा है, ये मैं इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूं, ये चना की बात कर रहा है, चने। तो मध्य प्रदेश में दलहन की फसलों में देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किसका, चने का। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है चने का, चना आ गया फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे चना आ गया। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो दूसरे नंबर पे उत्पादन होता है मूंग का। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे उत्पादन किसका होता है, मूंग का उत्पादन होता है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है मसूर का उत्पादन होता है। ठीक है, मसूर का उत्पादन थर्ड नंबर पे होता है। तो ये याद रखें आप, बस ये आपको याद रखने का है। उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबरदस्त वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में चना उगाया जाता है, उसके बाद मूंग उगाई जाती है, उसके बाद मसूर उगाई जाती है। ठीक है, ये वही सब चीजें लिखी हैं। अब हम तिलहन की फसलों की बात करें तो मुख्य रूप से तिलहन की फसलों में दो फसलें आती हैं, एक आती है राई और एक आती है सोयाबीन। तो राई की फसलों की बात करें तो राई की फसलों में भी क्षेत्रवार देखें, सरसों, है ना, राई मतलब सरसों, है ना।
की तुलना में क्षेत्र में 10% क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और इसके, है ना, इसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। परसेंटेज में यहां नहीं लिखा है। सोयाबीन में देखिए, सोयाबीन में भी वृद्धि हुई है, उत्पादन 1000 टन में। इसको देखिए आप, इस चार्ट को देखें आप, तो आप देखेंगे कि मस्टर्ड, सरसों की बात की गई है यहां पर, और यहां सोयाबीन की बात की गई है, येलो कलर से दिख रहा है। तो 6,675 हजार टन का जो उत्पादन मध्य प्रदेश में 2023-24 के सेकंड अनुमान के अनुसार हुआ है, और 6,332 का जो है 2022-23 में हुआ था। इसका मतलब जो है मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। और वहीं अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि मस्टर्ड, सरसों का जो उत्पादन है या राई का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ा है, पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ा है। सोयाबीन के उत्पादन में 2020-21 में थोड़ा डिप हुआ था, उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो सरसों का उत्पादन है वो लगातार 5 सालों से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेंड को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम कमर्शियल क्रॉप की बात करें, वाणिज्यिक फसलों की बात करें, इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में गन्ना और कपास उगाया जाता है। तो इसमें देखें गन्ने के उत्पादन में जो है हमें कमी देखने को मिली है मध्य प्रदेश में, है ना, गन्ने के उत्पादन में हमें कमी देखने को मिली है, क्योंकि गन्ना बोया ही लगभग 9% कम क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया था 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में, है ना। तो इसमें कमी आई है, और कमी कितनी है, 6.38% की कमी हमें परिलक्षित हुई है, ठीक है। कपास की हम बात करें तो कपास जो है उसमें वृद्धि हुई है, 5.88% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है ना। जो अगर उत्पादन के कंटेक्स्ट में बात करें तो 3.03% की हमें वृद्धि देखने को मिली है। तो आप या तो उत्पादन की बात कीजिए या क्षेत्रफल की बात कीजिए, दोनों आप याद ना रखें तो भी चल जाएगा। या तो आप मध्य प्रदेश में गन्ने के कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसको याद रखें, या गन्ने के क्षेत्रफल में कितनी कमी या वृद्धि हुई उसको याद रखें। एक से आपका काम चल जाएगा। कहीं कहीं जहां जरूरी हो दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, लेकिन मोटे तौर पे एक चीज से आप काम चला सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे तो शुगर कैन और कॉटन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखें तो 2019-20 में जब देखें शुगर कैन जो था 741 हजार मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ था, जबकि उसी साल कॉटन का उत्पादन 839 था। 2021 में बात करें तो कॉटन का उत्पादन बढ़ जाता है, 877 हो जाता है। गन्ने का उत्पादन बहुत कम होता है और 544 पे पहुंच जाता है। उसके बाद इसका उत्पादन बढ़ता है, 651 होता है। कॉटन का उत्पादन 798 होता है। उसके अगले साल में देखें 22-23 में तो गन्ने का उत्पादन है वो बढ़ता है, 651 से पहुंच जाता है 784 पे, जबकि कॉटन का उत्पादन भी 890 बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके अगले साल में बात करें तो गन्ने के उत्पादन में फिर एक डिप देखने को मिलता है हमें, और 784 से वो 734 की तरफ आ जाता है, जबकि हमें 27,000 मैट्रिक टन की वृद्धि देखने को मिलती है किसमें, कॉटन के उत्पादन में। तो एक ये ट्रेंड है जो बता रहा है कि मध्य प्रदेश में गन्ने या कमर्शियल क्रॉप में देखें गन्ने और कॉटन का उत्पादन किस तरीके से रहा है, कितना 1000 यूनिट टन रहा है ना, मैट्रिक टन रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से याद रखना है कि गन्ने के उत्पादन में कमी हुई है और कॉटन का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। यहां क्षेत्रफल, यहां याद रखने की जरूरत है आपको क्षेत्रफल, क्योंकि आप देखें कि गन्ने का क्षेत्रफल वाइज अगर उत्पादन देखें तो गन्ना बहुत कम हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जा रहा था, है ना। इसकी तुलना में देखें बहुत कम एरिया में उगाया जा रहा है, लेकिन उत्पादन देखें कि उतना कम नहीं है जितना कम ये उगाया जा रहा है। तो गन्ना कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन गन्ने का होता है, इससे ये समझ में हमें आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ कृषि विकास की कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया कि कृषि विकास की कौन कौन सी योजनाएं, जैसे मैंने आपसे बताया था कि कृषि के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सब योजनाओं को हमें इसमें देखना है। तो आप देखेंगे कि कृषि सारी योजनाएं आपको एक जगह मिल जाएगी। तो कृषि के लिए हम देखें तो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत देखें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा,
राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन चलाया जा रहा है। मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना, ये एक नई योजना है और इंपॉर्टेंट योजना है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद योजना का संचालन किया जा रहा है प्रदेश के अंदर। कृषि उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है और संवर्धन किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि मुख्य रूप से चलाई जा रही हैं हमारे प्रदेश के अंदर। तो यहां मुख्य रूप से योजनाओं के नाम दे दिए। अब आपको क्या है, आर्थिक सर्वे पढ़ने का ये फायदा होता है कि बहुत सारी योजनाएं कृषि के संदर्भ में चलाई जाती है, तो लगभग जो इंपॉर्टेंट योजना है वो आपके डॉक्यूमेंट में डाल दी जाती है। तो आपको कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। आप ये 6, 7, 8 योजनाओं के नाम याद कर लें और जब भी आपको मौका मिले कृषि से संबंधित योजनाओं का लिखने का, कृषि विकास में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे इन योजनाओं का नाम लिखेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसा मैं कह रहा था, राज्य सरकार द्वारा जो कोई नई योजना चला रही है उनमें पहली जो योजना है वो मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना है ना। तो होता क्या है कि कुछ फसलों पे सरकार जो है एमएसपी प्रोवाइड करा देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ज्यादातर किसान जो है सुरक्षा के लिए उन्हीं फसलों को उगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार कम से कम इतना दाम तो हमें देगी ही। ऐसे में वो नई फसलों का नहीं उगाते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत कुछ अन्य फसलों को, इसमें मुख्य रूप से गेहूं और धान को छोड़ दिया गया, कुछ अन्य फसलों पर सरकार ने श्योरिटी दी है कि वो इतने रुपए में खरीदेंगे, और ताकि किसान जो है फसलों का विविधीकरण कर पाए, है ना। इसके अंतर्गत देखें, जो आप जैसे दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, औषधि और अन्य मांग आधारित फसलों को इसमें शामिल किया गया है। ये पात्र फसलें होंगी, ठीक है। ये इसके अंदर पात्र फसलें हैं, सब्जियां, मसाले, आलू, बांस, मिर्च, रेशम पालन, दलहन, तिलहन, मक्का, मिलेट, औषधि और अन्य लाभकारी फसलों को इसमें शामिल किया गया। कुल मिलाके ये कि फसल का डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, जमीन के अंदर एक प्रकार की फसलें किसानों के द्वारा नहीं उगाई जाए, इस तरफ सरकार का एक प्रयास है। और आप जानते हैं कि अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है, फसल विविधीकरण होता है, तो इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है सॉइल की, उसमें भी वृद्धि होती है ना। तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बेहतर होता है, पर इसका प्रयास सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जो है या किसान है वो अपने लाभ को देखकर ही फसल उगाएगा। अब दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन। तो 2023 में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में बनाया गया था, है ना। तो तभी इसकी शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय मिलेट मिशन जो है मोटे अनाजों के महत्व और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है ना। और इसमें जो है मुख्य रूप से कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी, 4 चीजों को शामिल किया गया है। इनके उत्पादन को बढ़ाना है ना मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये सारी मुख्य रूप से इसमें बातें की गई है, ठीक है। फिर रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो है वो 2 सालों के लिए स्वीकृत की गई है, 3 सालों के लिए, 23-24, 24-25 और 25-26, ठीक है, 3 सालों के लिए है। पहले ये याद रखना, इसकी लागत 11 करोड़ के आसपास है, ये ना भी याद रखें तो चलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको जोड़ के एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन महासंघ की स्थापना करना है। और ये जो है वो कोदो कुटकी पर आधारित, कोदो कुटकी मतलब जो श्री अन्न जो होते हैं ना, उन पर आधारित एक विशिष्ट पहचान बनाने का प्रयास करेंगे ये संगठन, है ना। और इस हेतु मिलेट फेडरेशन का पंजीयन श्री अन्न प्रोत्साहन कस्टोडियन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से किया जाएगा। एक बड़ा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें किसान मिलेट की फसलों को उगाएंगे, और उन लोगों को मिलेट कस्टोडियन के अंतर्गत जो है एक कंपनी के अंतर्गत रखा जाएगा। जिससे क्या है कि किसानों को, हम इन जो फसलों को बड़ी मात्रा में उगाएंगे और एक हमारा बड़ा समूह होगा, तो हमारी बार्गेनिंग करने की क्षमता भी बड़ी होगी। तो हम जब एक्सपोर्ट करेंगे ये जो मोटी फसलें हैं इनको, या देश के अंदर ही कहीं बेचेंगे, तो जब भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में हमारे पास उत्पादन होगा, तो हम सामने वाले से बार्गेन कर सकते हैं, हमारी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी किसान के पास मान लीजिए 20 क्विंटल कोदो कुटकी है, तो वो उस लेवल पे बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा किससे, जो खरीद रहा है।
अगर उसके पास 2000 क्विंटल होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने रेट जो है बेहतर करवा सकता है परचेसर से, जो खरीदने वाला है। फिर उसके बाद है एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना। तो एक जिला एक उत्पाद योजना इसलिए चलाई गई है क्योंकि आप जानते हैं कि भौगोलिक डाइवर्सिटी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो कुछ जमीनें जो है मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वो किन्हीं प्रकार की फसलों के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो एक जिला एक उत्पाद में के रूप में मध्य प्रदेश को ने कुछ फसलों को चिन्हित किया है। इसको पढ़ ही लेते हैं हम। संसाधनों की गुणवत्तापूर्ण समुचित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की क्षमता एवं उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पाद की ब्रांडिंग, फीडिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था की जाना आवश्यक है। एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए जिला स्तर पर उत्पाद का चयन कर उसे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ठीक है। इस हेतु औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है। कृषि संबंधित 6 मुख्य उत्पाद कोदो, कुटकी, तुअर दाल, चना, बासमती चावल, चिन्नौर चावल, सरसों और आंवला के अंतर्गत 10 जिले अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड और मुरैना को शामिल किया गया है। तो आप देखें तो मध्य प्रदेश के जो कुछ, अगर मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो यहाँ कुछ पूर्व के जिले हमें यहाँ दिखाई देते हैं, है ना। और कुछ जो जिले हैं भिंड, मुरैना, ये उत्तर के जिले हमें दिखाई देते हैं इसके अंतर्गत, है ना। और यहाँ नरसिंहपुर और रायसेन भी हमें यहाँ दिखाई देता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है एक जिला एक उत्पाद योजना को संचालित किया जा रहा है। अब जो है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इनके संगठनों का गठन करना और उनका संवर्धन करना। तो प्रदेश में असंगठित कृषि को संगठित कर किसानों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषक उत्पादक संगठनों की अत्यंत आवश्यकता है। संगठनों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त उत्पादन, जब संगठन साथ में मिलेंगे तो जो उत्पादन है वो गुणवत्तापूर्ण होगा, ऐसा कहा जा रहा है। उत्पादकता में वृद्धि होगी, ऐसा कहा जा रहा है। उन्नत तकनीक का प्रयोग वो कर सकेंगे हैं। कौशल क्षमता का विकास हो सकेगा। पर्याप्त बाजार और ऋण की सुविधा उनको मिल सकती है। निश्चित तौर पे ये सारी चीजें देखो मेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। ये जो लाइन है आपके लिए मेंस पर रामबाण का इलाज करेगी। आप बस इतना पढ़ लें, ये काफी है। जब भी आपको कृषि उत्पादक संगठनों की महत्ता के बारे में कोई सवाल आता है तो आप उठा के इन सब चीजों को लिख दीजिए पॉइंट में, बहुत ही जबरदस्त आंसर आपका बनेगा। ठीक है। ये कोई किताब विताब में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको ठीक से पढ़े तो। पर चंपक चाचा आपको आंकड़े आंकड़े बता देते हैं, आंकड़ों के अलावा भी इसमें बहुत गहराई होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। इस हेतु विकास खंड स्तर पर एफपीओ के गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र पोषित योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन की तर्ज पर राज्य पोषित योजना कृषक उत्पादन संगठनों का गठन एवं संवर्धन प्रारंभ की है। अच्छा, तो केंद्र की तर्ज पर जो है राज्य ने भी अपने राज्य के अंतर्गत इस योजना का शुभारंभ किया है। उक्त राज्य पोषित योजना कृषक उत्पादक संगठनों का गठन संवर्धन का उद्देश्य नवीन एफपीओ का गठन करना है अथवा ऐसे अक्रियाशील एफपीओ जो काम नहीं कर रहे उन्हें क्रियाशील करना है, उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त करना है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, क्योंकि संगठन बनाकर जब काम करेंगे तो संगठन की शक्ति होती है, आपने सुन रखा होगा। संगठन की शक्ति इस रूप में हमें दिखाई देती है। यहां भी देखिए कि उत्पादन गुणवत्तापूर्ण हो सकेगा, उनके उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी जब एक साथ मिलकर काम करेंगे। एक साथ मिलकर काम करेंगे तो तकनीक का उन्नत प्रयोग कर पाएंगे, कौशल क्षमता का विकास हो पाएगा, पर्याप्त बाजार उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि उनके पास जो है बड़ी मात्रा में अनाज होगा या जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं, ऋण उनको आसानी से उपलब्ध हो पाएगा, है ना। तो मोटे तौर पे हमें ये दिखाई देता है ना। ठीक। इसके बाद हम देखें आगे बढ़े तो केंद्रीय सेक्टर की कुछ योजनाओं को देखते हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके की योजनाएं चला रही है ना। तो यहां देखिए, सब मिशन ऑन सीड एंड
प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत बीज ग्राम कार्यक्रम। तो केंद्र सरकार का सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत बीज ग्राम कार्यक्रम चला रही है, जिसमें खरीफ 2023 में अब ये नंबर दिया हुआ है कि इतने इतने का लक्ष्य रखा गया, इतना उत्पादन करना है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन लोग। खरीफ, देखिए दो प्रकार की फसल होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब आती है? जो आप जून जुलाई में जिसकी बुआई होती है, नवंबर के आसपास जिसकी कटाई होती है ना, उसको खरीफ की फसल बोला जाता है। और नवंबर के आसपास जिसकी बुआई होती है और अप्रैल में जिसकी कटाई होती है, वो रबी की फसल में आती है। तो खरीफ 2023 में 36,700 क्विंटल बीज वितरण के निर्धारण का लक्ष्य के विरुद्ध 23,037 क्विंटल बीज वितरित किया गया है, जो कि कुल लक्ष्य का 77% है। इसी अनुक्रम में रबी की फसल के लिए 59,087 क्विंटल बीज के वितरण का निर्धारण किया गया है, का लक्ष्य किया गया था। 57,000 का वितरण कर दिया है, जो कुल लक्ष्य का। तो ये कहना है कि हम जो है किसानों को उन्नत किस्म का, उन्नत क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराएंगे। तो खरीफ की फसल के लिए सरकार ने कहा था कि हम उनको 36,700 क्विंटल जो है वो बीज उपलब्ध कराएंगे किसानों को, उन्नत किस्म का, उच्च क्वालिटी का हाइब्रिड बीज। पर हम जो है 62.77% उपलब्ध करा पाए। लेकिन रबी की फसलों की बात करें तो हमने जो लक्ष्य रखा था वो 59,087 क्विंटल का लक्ष्य रखा था, जिसमें हमने 57,238 क्विंटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब लगभग 96.87% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो जो बेहतर क्वालिटी की सीड की बात की जा रही थी बीज ग्राम योजना के अंतर्गत, वो रबी की फसल में हमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखी है। खरीफ की फसल में वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना। तो भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के तृतीय चरण में भारत सरकार से 1854 जैविक समूह 2023-24 तक के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कुल प्रावधान 119 करोड़ रुपए है। और योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त जिलों का चयन किया गया है। साथ ही योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश एवं भौतिक वित्तीय लक्ष्य जिला प्रसारित किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा केंद्र राशि का लगभग 10 लाख रुपए प्राप्त हुई है, जिसका लाजवंश नंबर ही नंबर है, यहाँ कुछ है नहीं। बस आप परंपरागत कृषि योजना विकास योजना नाम याद रखिएगा इसका। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सब पुरानी चली आ रही योजना है ना। वर्ष 2024-25-26 तक निर्धारित चालू योजना में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में केंद्रीय हिस्सेदारी 60% और शेष 40% राज्य वहन करेंगे। कृषि संबंधी परियोजनाएं शामिल है इसमें। योजना में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड भोपाल से संबंधित परियोजना भी स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डीपीआर के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए इतनी राशि दी गई है, एलोकेशन किया गया है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना आप याद भी नहीं रख सकते और इतना जरूरी भी नहीं है। ठीक, बस ये योजनाओं के नाम याद रखिए। कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन पर राष्ट्रीय मिशन। तो कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, ये भारत सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत 2023-24 हेतु कुल अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना राशि इतनी रही है, 71.79 करोड़ रही है। मार्च तक ये नंबर ही नंबर है। अब उनमें योजनाओं के नंबर बताए गए हैं। योजना के बारे में, सिंचाई योजना के बारे में बताया गया है ना। देखिए राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिल मिशन, खाद्य पोषण मिशन, इस योजनाओं के नाम याद रखिए। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, ठीक है, निःशुल्क इसमें हेल्थ कार्ड बांटे जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब योजनाएं इंपॉर्टेंट है आप में। ये केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में चलाई जा रही योजना है। तो इन योजनाओं को आप डिटेल में, आपका ड्यूटी बनती है कि आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है, फसल बीमा योजना, ठीक है, ये सारी मोटी मोटी योजनाएं थी। अब सूचना प्रौद्योगिकी का किस प्रकार एग्रीकल्चर में उपयोग किया जाता है, हम इसको देखते हैं, है ना। तो कृषि
के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनको प्रासंगिक जानकारी देने के लिए, गुणवत्ता आदानों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों, सहायता की जरूरतों, कृषि उत्पादन और विपणन में शामिल पात्र हितधारकों के लिए धन निष्पक्ष और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जा रहा है, इस पैराग्राफ में बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से कम में बहुत ज्यादा बता दिया गया है ना। ऐसे सेंटेंस आप अपने मेंस के एग्जाम में यूज करेंगे डायरेक्ट, वो बहुत इंपैक्टफुल होंगे। यहां बहुत छोटे में बहुत ज्यादा बता दिया गया है। कृषकों को समग्र जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभागीय वेबसाइट ये है ना, हिंदी भाषा में संचालित है। किसानों हेतु कृषि योजना की जानकारी, कृषि उन्नत तकनीकें, मंडी भाव, मौसम की जानकारी, कृषि सांख्यिकी, कृषि समाचार, सफलता की कहानी आदि बताई जाती है। ठीक है। फिर एम किसान पोर्टल जो है कृषकों को विभाग से संचालित गतिविधियों की जानकारी तथा कृषि संबंधी सलाह के माध्यम से निःशुल्क प्रेषित करती है। मतलब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हैं कृषि के अंतर्गत चलाई जा रही हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं, जो कृषि के लिए चलाई जा रही हैं। उसमें है एग्री GIS, रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित आंकड़ा आधारित योजना है, जिसका निर्णय डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्लेटफॉर्म, भूमि उपयोग, वाटर सेट, फसलों की स्थिति, क्षेत्रफल, उपज के आकलन हेतु GIS एवं रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक की अधोसंरचना विकसित करने के लिए GRI और GIS क्रियान्वित किया जा रहा है। GIS ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद MP किसान मोबाइल ऐप, जो भूमि आधारित अभिलेखों के साथ एकीकृत है। किसानों के लिए MP किसान ऐप पर एक समेकित सेवा इंटरफेस प्रदान करता है, जिसे भूमि रिकॉर्ड, बाजार मूल्य, खरीद के लिए पंजीकरण, फसल की पैदावार, सामयिक सलाह, किसान उन्मुख विभागीय योजनाओं की जानकारी शामिल होती है। तो MP किसान मोबाइल ऐप को याद रखेंगे। इसके बाद एग्रीस्टेक को याद रखेंगे आप। एग्रीस्टेक क्या है? तो एग्रीस्टेक देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एग्रीस्टेक, है ना, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। किसानों से संबंधित विभिन्न डिजिटल डेटाबेस के एकीकरण के लिए है, क्या है? एग्रीस्टेक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें किसानों की रजिस्ट्री, भू संदर्भ मानचित्र रजिस्ट्री, फसल सर्वेक्षण रजिस्ट्री, ये सब शामिल होंगे। राज्य किसानों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। किसानों से संबंधित विभिन्न उपलब्ध डिजिटल डेटाबेस के एकीकरण के लिए एक एकीकृत डेटाबेस के अंतर्गत केंद्र की अपेक्षा के अनुसार निर्दिष्ट 3 बिंदुओं फॉर्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस और नक्शा रजिस्ट्री एवं क्रॉप सर्वे रजिस्ट्री पर मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। तो ये 3 चीजें हैं, जिसमें है एक फॉर्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस और नक्शा रजिस्ट्री एवं क्रॉप सर्वे रजिस्ट्री। ठीक है, प्रदेश में एग्रीस्टेक के तहत 3 रजिस्ट्रीज, फॉर्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस, नक्शा रजिस्ट्री और क्रॉप सर्वे रजिस्ट्री के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है ना। तो 3 रजिस्ट्री की बात हुई है। प्रदेश के 56,000 गांवों में से 56,210 गांवों में जियो रेफरेंस किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा डेटा है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में टोटल गांव कितने हैं? आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार 56,847, उसमें से 56,210 गांवों में जियो रेफरेंस किया जा चुका है। खसरा स्तर तक के कस्टेड नक्शे तैयार किए गए हैं। लगभग 99 खसरे जियो रेफरेंस है। किसानों को MP किसान ऐप में नक्शे पर क्लिक कर भूमि संबंधी जानकारी, मृदा उर्वरकता आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत अच्छी चीज है ये। मतलब आप अब नक्शे के माध्यम से अपनी जमीन को ही नहीं देख सकते कि कब किसके नाम पर है, उसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि इस जमीन में किस तरीके की फसल को उगाया जाना चाहिए। ये ऐसा कह रहा है क्या? इसको हमने यूज नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी चीज है। व्यवसाय करने में आसानी होगी। निश्चित तौर पर एग्रीटेक जब आ जाएगा तो व्यवसाय में आसानी होगी। ठीक है, आधार पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक बिक्री लाइसेंस के दायरे में आवेदन करने, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने, समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया लोक सेवा गारंटी के तहत पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है।
इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी के तहत नई ऑनलाइन सेवाओं का कार्यान्वयन वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, ई रूपी की बात करते हैं। आधारित अनुदान किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आदान प्रदान पर सब्सिडी के लिए अनुदान पूर्व अनुमोदित आदानों के द्वारा प्रदान किए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ई रूपी टोकन जारी किया जा रहा है। अब ई रूपी भी अल्टीमेटली इनको फायदा करेगा, पूरी ये बात है इसमें। ठीक है, ई रूपी के बारे में, ई रूपी क्या होता है आपने अपनी इकोनॉमी की क्लास में डिटेल से पढ़ा होगा, है ना। इसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में क्या हुआ है मध्य प्रदेश में, इसको भी हम देख लेते हैं, है ना। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो देखिए हॉर्टिकल्चर में देखिए मध्य प्रदेश में, तो ये देखिए हॉर्टिकल्चर में आप देखें तो जो लाल मिर्च है, रेड ड्राई चिली, ब्लू कलर से इसको दिखाया गया है, और कोरिएंडर सीड्स जो है वो ये दिखाई गई ऑरेंज से, है ना। जिंजर ग्रे से दिखाया गया है, और गार्लिक है एक। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये दिखाया गया है इसमें। और ये मसालों के उत्पादन के बारे में यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पर इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं चार्ट के अंदर। मसालों के उत्पादन में देखें तो इनका उत्पादन इसमें हम देखते हैं, ये सब्जियों का उत्पादन अच्छा आ गया, इसको देख लेते हैं मसालों के उत्पादन में। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो है लहसुन का उत्पादन हुआ जा रहा है, उस हिसाब से देखें तो लहसुन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लहसुन का उत्पादन ये देखिए कितना, 20.94 हजार मेट्रिक टन का उत्पादन, लाख मेट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो जिंजर, अदरक का उत्पादन हो रहा है बड़ी मात्रा में। इसके बाद, है ना, तो पहले पे लहसुन का उत्पादन हो रहा है, दूसरे पे अदरक का उत्पादन हो रहा है। लहसुन का उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, ये याद रखेंगे आप। यहाँ सब्जियों के उत्पादन में देखें तो सब्जियों का उत्पादन देखें आप, तो सब्जियों का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है लगातार, है ना, इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ आप फलों के उत्पादन को देखें तो ऑरेंज और बनाना मुख्य रूप से मुख्य फसलें मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। केला और संतरा, इनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मसालों के उत्पादन को देखें यहाँ, तो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि 2022-23 में जो है मसालों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन जो है इतने हेक्टेयर में लगाए गए थे, और उत्पादन इतना था 52,62,000 लाख मेट्रिक टन, जो अब जो है 8.75 लाख हेक्टेयर में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और उत्पादन कितना हो गया, 52 से 53 हो गया है। तो इनके क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। किसमें, मसालों के उत्पादन में। और प्रमुख मसालों में क्या है, लाल मिर्च है, लहसुन है, धनिया है और अदरक है। लाल मिर्च का औसत उत्पादन पिछले सालों में 2.7 लाख मेट्रिक टन रहा है। इसी तरह अदरक और लहसुन का औसत उत्पादन जो है 5.5 लाख मेट्रिक टन और 20.23 लाख मेट्रिक टन रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है लहसुन का रहा है, जो जैसे मैंने बताया 20.23 लाख मेट्रिक टन। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के कुल क्षेत्रफल में आप देखें तो इसमें भी वृद्धि हुई है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ वृद्धि लिखी हुई है ना। और ये जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हुई है, तो कुल मिला के इनमें वृद्धि दिखाई दे रही है। फलों के उत्पादन में भी आप देखें तो फलों के उत्पादन में आप देखें तो जो है 4.5 लाख हेक्टेयर में फल उगाए जा रहे थे, और उत्पादन कितना हो रहा था, 95.10 लाख मेट्रिक टन। वहीं 2023-24 में 4.53 लाख हेक्टेयर अब उगाए जा रहे हैं, और उत्पादन हो गया है 95.54 लाख मेट्रिक टन, है ना। ठीक है, ठीक है। प्रमुख फूलों का क्षेत्र और उत्पादन के बारे में बात करें तो गेंदा का जो क्षेत्रफल और उत्पादन ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान गुलाब उत्पादन को लगातार पीछे छोड़ा है। तो गेंदे का फूल का उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और औषधीय पौधों की बात करें तो औषधीय पौधों में
ईस्ट बंगाल का सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन है, जिसमें अश्वगंधा और सफेद मूसली आते हैं। तो मध्य प्रदेश में अश्वगंधा और सफेद मूसली मुख्य रूप से औषधि के क्षेत्र में उगाए जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के बारे में बताया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड जो है वो एक त्रिस्तरीय संस्थान है, जिसमें एक मुख्यालय है, 7 इसके आंचलिक हैं, 13 तकनीकी कार्यालय हैं और 259 कृषि उपज मंडियां शामिल हैं इसके अंदर, है ना। जो आप देखते हैं आपके आसपास जो मंडियां होती हैं वही जो है कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत बनाई जाती हैं। अब यहाँ लिखा है जिले की संख्या कि भोपाल, आंचलिक कार्यालय भोपाल के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, इंदौर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, उज्जैन में 7 आते हैं, ग्वालियर में आते हैं, है ना। तो ये सब लिखा हुआ है, कौन से वर्ग में कितनी है, कुल मंडियां कितनी है, उप मंडियां कितनी है, ऐसे ये सब चीजें डेटा ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। मंडियों की कमाई कितनी हुई, मंडी फीस वगैरह इन सब के बारे में जानकारी है ना। ई मंडी योजना जरूरी है ना। ई मंडी योजना इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ई मंडी योजना क्या है? ई मंडी योजना ई अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित रूप है। ई अनुज्ञा प्रणाली में बिक्री प्रमाणक को ई अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज किया जाकर स्टॉक क्रिएट होता है। स्टॉक क्रिएट होने पर अनुज्ञा पत्र जारी होता है। ई मंडी में किसान के प्रवेश की एंट्री के उपरांत अनुबंध की टैबलेट या एंड्रॉयड मोबाइल पर एंट्री उपरांत तौल की एंट्री जारी किए जाते हैं। उक्त कार्य एंड्रॉयड या वेब आधारित एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हाँ, मतलब यही है कि ई मंडी जो है वो एक मंडी में संपूर्ण कार्यवाही प्रवेश, अनुबंध, तौल, बिक्री, प्रमाणन, अनुज्ञा की रियल टाइम कैप्चरिंग करना ई मंडी है। एक लाइन में इसने बता दिया नीचे कि ई मंडी क्या है। ये है भाई ई मंडी कि भाई आपका माल आ रहा है अंदर, फिर अनुबंध हो रहा है कि माल कितने में खरीदा जाएगा, उसकी तौल हो रही है, बिक्री का प्रमाण पत्र आपको दिया जा रहा है और अनुज्ञा की जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें मिला के ई मंडी है। अब सब डिजिटल होगा, रियल टाइम होगा और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये सभी की सभी मध्य प्रदेश की 259 मंडियों में लागू किया जाएगा। अभी नहीं है लेकिन किया जाएगा। ठीक है, ये ई मंडी है। तो एक एमपी फॉर्म गेट ऐप है, फ्लाइंग स्क्वाड ऐप है। तो एमपी फॉर्म गेट ऐप क्या है कि किसान अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दाम जो है पर अपने घर, खलियान, गोदाम से अपनी कृषि उपज को बेचने में सक्षम हो सकते हैं। किसानों को अपनी उपज मंडी में लाकर विक्रय करने के साथ साथ घर बैठे अपनी उपज दामों को बेचने की आजादी मिलती है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। उक्त प्रणाली को भारत सरकार द्वारा बहुत सराहा गया है विभिन्न राज्यों द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश कृषि एमपी फॉर्म गेट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखिए इसकी बहुत गुणगान किया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, है ना। तो आप अपनी फसलों को जो है वो ऑनलाइन अपने घर से ही बेच सकते हैं या मंडी में आके बेच सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड क्या है? मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए और गोदामों के निरीक्षण के लिए एक एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन का विकास किया गया है ना, जिसमें मंडी अधिनियम की धारा 23 के तहत की जाने वाली कार्रवाई को एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन पर रियल टाइम दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। फ्लाइंग स्क्वाड होती है ना जो छापेमारी करती है, आपने ये आपके उसमें देखा होगा। हम जब एग्जाम देते हैं ना तो फ्लाइंग स्क्वाड आ रही है, अब कहते हैं चीटिंग वीटिंग करने को रोकती है। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब चीटिंग को रोकती है। अब कृषि के एक्सपोर्ट को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं एक्सपोर्ट से, है ना। आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निर्यात हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश से गेहूं निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूं निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई थी। तो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ गेहूं के निर्यात पर जो है मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चालू की थी। शासन की इस योजना के फलस्वरूप बृहत मात्रा में गेहूं निर्यात किया गया। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे 2022-23 में 21 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं का निर्यात कर मध्य प्रदेश भारत के कुल निर्यात में 47 लाख मैट्रिक टन के 45% की हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान पे था। तो हम बात करें 2022, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022-23 में मध्य प्रदेश में गेहूं निर्यात पर जो है सरकार ने मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति को हटा दिया था, जिसके कारण मध्य प्रदेश जो है उस साल मध्य प्रदेश भारत के कुल 47 लाख टन के निर्यात में 21 लाख टन निर्यात करता है, और जो कि पूरे देश में होने वाले निर्यात का 45% था। और इस प्रकार मध्य प्रदेश गेहूं को निर्यात करने वाला देश का पहला राज्य बनता है, या सबसे ज्यादा राज्य निर्यात करने वाला राज्य बनता है। तो अगर बात करें 1 अप्रैल 2022-23 से 31 मार्च 2023 की, तो गेहूं का निर्यात जो है वो 21 लाख मैट्रिक टन रहा है, और कुल कृषि निर्यात है लगभग वो 33 लाख मैट्रिक टन के आसपास रहा है ना। तो गेहूं जो है बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। लेकिन अगर मूल्य में बात करें तो 5,325 करोड़ रुपए का गेहूं निर्यात किया गया इस टाइम पे, जबकि कुल कृषि निर्यात जो था वो 14,138 करोड़ का निर्यात किया गया था, है ना। तो ये मूल्य में है, ठीक। इसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के दो कृषि उत्पादों सुंदरजा आम रीवा और सीहोर के साबरमती गेहूं को राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नाबार्ड के समन्वय से जीआई टैग प्रदान कराया गया, ठीक है। प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में गेहूं निर्यात को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से गेहूं निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए कोई योजना लागू नहीं की गई। साथ ही भारत सरकार द्वारा 13 मई 2022 से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध एवं घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। अच्छा, तो अभी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-22-23 की तुलना में 23-24 में प्रदेश के कुल कृषि निर्यात में कमी परिलक्षित हो रही है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मध्य प्रदेश का कृषि निर्यात है वो एकदम से कम हुआ है, और कम होने का कारण उसने बताया कि 22-23 में जो है हम एक योजना चला रहे थे गेहूं निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति। अब इस साल हम कोई ऐसी योजना नहीं चला रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात को और गैर बासमती सफेद चावल के जो निर्यात को रोक दिया जुलाई 2023 से, इसलिए हमारा जो निर्यात है मध्य प्रदेश का वो भी कम हो गया है, ठीक है। तो अब अगर बात करें कितना कम हो गया, तो आप देखें कि कृषि उपज निर्यात के लिए जहां हमने 33 लाख टन का जो निर्यात किया था, अब वो 23-24 में आप देखें 10 लाख, मतलब हमारा निर्यात 30% के आसपास आ गया। और अगर वैल्यू में बात करें तो वैल्यू में उतना कम नहीं हुआ, 14,000 करोड़ से 9,767 करोड़ हो गया। मतलब गेहूं जो है बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं के निर्यात में कमी आई है। यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गेहूं का निर्यात निश्चित तौर पे बहुत बड़ी मात्रा में कम हुआ है, ठीक है। ई नेम के बारे में, ई नेम बहुत पुरानी चीज है, आपको पता ही होगा, है ना। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी मंडियों को, सारी मंडियां कनेक्टेड होती है, जहां अपनी मंडियों का रेट देख सकते हैं और वहां से आप अपना माल बेच सकते हैं। कृषि अनुसंधान और अधोसंरचना, है ना, इसके लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, ये 2008 में लाई गई थी। इसको देख लो, अगर ये इकोनॉमिक सर्वे में आई है तो ये हाईलाइटेड योजना है। इससे सवाल बन सकता है आपके प्रीलिम्स में। मुख्यमंत्री कृषक जीवन किसान कल्याण योजना, तो प्रदेश में कृषकों और कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 27/9/2008, कब आई, कब आई, डेट याद रखेंगे, 2008 में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, ठीक है, जिसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और कैसे की जाती है? मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, दुर्घटना में अस्थायी रूप से अपंगता के लिए 1 लाख रुपए, आंशिक अपंगता के लिए 50,000 रुपए, अंत्योष्टि अनुदान के लिए 4,000 रुपए, है ना। अंत्योष्टि मतलब समझते हैं आप, है ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके क्रियाक्रम के लिए जो है अंत्योष्टि के लिए 4,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये योजना है। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार आवेदक द्वारा दुर्घटना घटित होने के 1 वर्ष की समय अवधि से संबंधित जिला कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र आवेदन प्रस्तुत कर आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं भुगतान के पूर्ण अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को है। अच्छा, इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 में इतने रुपए की जो योजना प्रदान की गई, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो आप देखें कि पशुपालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है वो लगातार बढ़ रहा है, यही दिखाया गया है यहाँ पे। जहां 2013-14 में पशुपालन के लिए 542 करोड़ रुपए था, वो अभी 1583 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है ना। मध्य प्रदेश में डेयरी के संबंध में यहाँ बात है, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, सभी चीजों के बारे में बताएगा। मिल्क प्रोडक्शन में देखिए लगातार वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और ऐसे ही हम देखें मीट प्रोडक्शन में भी लगातार हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें या मीट प्रोडक्शन की बात करें, मध्य प्रदेश में लगातार हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक। पशुधन एवं कुक्कुट विकास तरल नाइट्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी महासंघ लिमिटेड, है ना, प्रमुख गतिविधियां और इसके कार्यक्रम। देखिए ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, ये सारी योजना है, इनके बस आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, इनके आप नाम याद रखिएगा। एक सेकेंड, आप देखें खाद्य और नागरिक आपूर्ति के संबंध में मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। तो कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते वो मध्य प्रदेश की भारत की खाद्य सुरक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू है ना। तो खाद्य की मांग की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्य में खाद्य सुरक्षा के प्रमुख घटक कौन कौन से? खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, है ना, सभी परिवारों को मतलब जो है 5 किलो तक प्रति सदस्य जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, 35 किलोग्राम, ठीक है। परिवार को देखें तो 35 किलोग्राम और व्यक्ति के रूप में देखें तो 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न, क्या था, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आदिवासी विकास खंडों के लिए डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण किया जाता है ना। उनमें एनीमिया की कमी होती है, घेंगा रोग होता है उन लोगों को आयोडीन की कमी से, तो उनको डबल फोर्टिफाइड आयोडीन नमक प्रस्तुत किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में 89 जो है आदिवासी विकास खंड है ना, इनको डबल फोर्टिफाइड नमक दिया जा रहा है और 1 रुपए की दर से दिया जाता है, ठीक है। ये है। इसके अलावा देखें फोर्टिफाइड चावल का वितरण, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना चलाई जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 और वन राशन वन हेल्थ कार्ड, ये सब क्या कर रही है, नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन की क्षमता, तो मध्य प्रदेश में आप देखें तो वेयर हाउस
बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन ज्यादातर खाली पड़े हुए हैं। उसके संबंधित एक डेटा हमें देखने को मिलता है। मत्स्य विकास की बात करें, मत्स्य विकास मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। और इसमें आप देखें तो लगातार वृद्धि हमें होती हुई दिखाई दे रही है। मछली बीज उत्पादन, मछुआरों की सहकारी समितियां, मछली उत्पादन, ये सब डेटा है। मछुआरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड मछुआरों को प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद संचय सह राहत योजना मध्य प्रदेश मछुआरों के लिए चलाई जा रही है, ताकि क्या होता है कि मछुआरे जो है 12 महीने प्रोडक्शन नहीं कर पाते मछली का, तो जब उनके पास इनकम का सोर्स नहीं होता, तो इसका नाम है संचय सह राहत योजना, कि संचय करके रखो, पैसे को अपने पास संचित करके रखो, और जब आपका उत्पादन नहीं होता है, उस समय जब आपकी आजीविका नहीं होती है, आपकी इनकम नहीं होती है, तो आप इस संचय से लाभ कमा सकें। ठीक है, ये कुछ योजनाओं के नाम है। मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य विकास योजना, मछली उत्पादन से संबंधित, मछली किसानों के लिए प्रशिक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे दुर्घटना बीमा योजना, अमृतकाल 2047, मुख्यमंत्री मत्स्य संबंधी योजना, स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना, ये सारी चीजें हैं मत्स्य उत्पादन से संबंधित। तो मोटा मोटी ये है कि मत्स्य उत्पादन को भी सरकार प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ योजनाओं के नाम लिखे हैं, उनको आपको याद रखना है। देखिए, मेंस के लिए इतना ही जरूरी होता है, बस योजना का नाम आप याद रख लें। आपसे किसी योजना के बारे में डिटेल में नहीं पूछेगा वो, तो आप अगर योजना का नाम भी याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको वो हाईलाइट करके बता दी हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसमें एक आखिरी का जो था ग्रामीण विकास, वो हमारा बचा हुआ है। तो ग्रामीण विकास में भी उसकी मैं पीपीटी इसमें इंक्लूड कर दूंगा, और उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग, ग्रामीण विकास को। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं जरा। काफी बड़ा चैप्टर है ये। इसमें ग्रामीण विकास को हम देखते हैं। इसमें ग्रामीण विकास को पढ़ना है, तो ग्रामीण विकास में देखें मध्य प्रदेश में ग्राम सड़क योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, पीएम जनमन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एक अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, है ना। इसको मैं आपको एक अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें इसको शामिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगले लेक्चर में मिलता हूँ आपसे। इस आगे के चैप्टर नंबर 4 के आखिरी टॉपिक जो है ग्रामीण विकास से संबंधित, हम उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।